डॉलर वर्सेस युआन, नेटो वर्सेस एससीओ, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म। दो सुपर पावर्स, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, And it must stop right now. जो आज सिर्फ मुल्कों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा बादशाह और दूसरी तरफ 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंजर। ये सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि एक नया वर्ल्ड वॉर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूचर चाइना का होगा या अमेरिका का? आज से 250 साल पहले जब ब्रिटिश एम्पायर दुनिया में कई देशों पर कब्जा करके उन्हें कंट्रोल किया था, जो इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका की 13 कॉलोनीज पर मुश्तमिल था। अब ये 13 कॉलोनीज बने कैसे? ये कहानी शुरू होती है इससे कई साल पहले 1492 से, जब एक स्पेनिश बिजनेसमैन क्रिस्टोफर कोलंबस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एशिया की तरफ रवाना हुआ और कई दिन का सफर तय करके जब वहां पर पहुंचा तो उसने कुछ अजीब किस्म के लोग देखे। तो उसको फौरन ही ये ख्याल आया कि ये एशिया नहीं बल्कि कोई और दुनिया है। तो कोलंबस के बाद इटली का एक एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुची वहां एक्सप्लोर करने के लिए पहुंच गया और उसने ये देखा कि ये वाकई एशिया नहीं बल्कि कोई और कॉन्टिनेंट है। इसके बाद एक और एक्सप्लोरर ने वहां जाकर अमेरिगो वेस्पुची के एजाज में इस दुनिया, इस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा। अब जब पूरी यूरोप में ये खबर फैल गई कि एक नया कॉन्टिनेंट अमेरिका डिस्कवर हो चुका है, तो यूरोप के हर एक एम्पायर ने अपने पावर्स बढ़ाने के लिए और वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए वहां पहुंचना शुरू किया। जिसके बाद यूरोप के लोगों ने भी अपनी बिजनेसेस बढ़ाने के लिए अमेरिका माइग्रेशन शुरू कर दिया। तो जब इन लोगों ने माइग्रेशन शुरू कर दिया तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया तो लोगों ने अपनी आइडेंटिटीज तक चेंज कर दिए, जो खुद को यूरोपियंस कहने के बजाय अमेरिकन्स कहने लगे। इसी तरह ये लोग वहां जाकर पूरी तौर पर आबाद हो गए, जिनमें ज्यादातर लोगों का ताल्लुक ब्रिटिश एम्पायर से था और ये लोग ज्यादातर इंग्लिश बोला करते थे। तो ये लोग वहां जमा हुए और 13 कॉलोनीज बनाकर वहां रहने लगे, जो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थी। लेकिन 1776 में इन 13 कॉलोनीज ने खुद को ब्रिटिश एम्पायर से आजाद कर दिया और खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट करार दिया। जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर और इन 13 कॉलोनीज के दरमियान एक वॉर भी हुई, जिसको रेवोल्यूशनरी वॉर कहा जाता है। और जब इन 13 कॉलोनीज ने ये जंग ब्रिटिश एम्पायर से जीता तो खुद को ब्रिटिश एम्पायर से एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करवा दिया और अपना नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिसके बाद 1789 में अमेरिका ने अपना पहला प्रेसिडेंट चूज किया, जिसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। और इसी तरह अमेरिका दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया। अमेरिका की इस रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी इस रिवॉल्यूशन से और भी कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और अपने अपने स्टेट से आज़ादी मांगने लगे, जस्ट लाइक फ्रेंच रिवोल्ट और आयरलैंड रिवॉल्यूशन। अब जब जॉर्ज वाशिंगटन का टाइम पूरा हो गया और वो जाने वाला था, तो उसने अपने फेयरवेल एड्रेस में ये बताया, जो उसने रिटन फॉर्म में पब्लिश किया था, कि अमेरिका को किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए ताकि अमेरिका अपने इकोनॉमी पे फोकस रख सके। तो इसकी कुछ ही सालों बाद दुनिया में पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और दुनिया में बहुत बड़े बड़े जंग शुरू हुए, जिसमें सबसे पहला था वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें बहुत सी एम्पायर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और अमेरिका दूर बैठकर इस जंग को देखता रहा। और जॉर्ज वाशिंगटन की बातों को सामने रखकर अमेरिका इस जंग का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा जो अमेरिका ने इस जंग से उठाया था वो था इकोनॉमी, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने यूरोप के एम्पायर से सोना इकट्ठा करके उनको कर्जे देता था और उन पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचता था, जिसकी वजह से डॉलर्स की वैल्यू उसी टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस जंग में बहुत से एम्पायर्स टूट गए और जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक सिस्टम से मुतासिर थे वो भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स बन गए। तो अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी लगी और इस जंग के बाद अमेरिका ने दुनिया के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया।
ताकि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शख्स जो खुद को बहुत बड़ा पावरफुल समझता था और चाहता था कि दुनिया पर कंट्रोल सिर्फ उसी का आ जाए, और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसने आते ही दुनिया में एक बहुत बड़ा जंग शुरू किया, जिसमें बहुत सारे मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, जिसमें जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करके अमेरिका के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। अब ये जंग शुरू तो जर्मनी ने किया था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को हुआ और नुकसान जापान का हुआ, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने जापान की सिटी हिरोशिमा पर एटॉमिक बम ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से जापान का बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ। जिसके बाद जापान के एम्परर हिरोहितो ने सरेंडर करके इस जंग को रोक दिया। बट अमेरिका ने तो दुनिया को अपना ताकत दिखा दिया था और यूनाइटेड नेशंस बना के तकरीबन आधी सी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर दिया। बट यहाँ अमेरिका को ये पता नहीं था कि जापान के एटॉमिक बम की वजह से एक ऐसा मुल्क बनेगा जो फ्यूचर में अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंजर होगा, चाइना जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान के कब्जे में था। तो जब जापान ये जंग हार गया तो चाइना को उनसे आज़ादी मिली। बट उसी टाइम चाइना के अंदर कुछ सिविल टेंशन्स चल रहे थे और चाइना दुनिया की नज़रों में बहुत ही कमज़ोर मुल्क था। बट उसी टाइम अमेरिका का जो सबसे बड़ा चैलेंजर था वो था सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में अब एक और जंग शुरू हुई, कोल्ड वॉर, जिसमें सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकल रेस, स्पेस रेस, न्यूक्लियर वेपन्स और प्रॉक्सी वॉर्स करने लगे। लेकिन आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत यूनियन का फ्लैग नीचे उतार दिया और सोवियत यूनियन को 15 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें आजकल सबसे बड़ा रशिया है। और ऐसे ही सोवियत यूनियन आखिरकार कोलैप्स हो गया। लेकिन जब ये दो कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर में मसरूफ थे, तो यहाँ चाइना जो दुनिया की नज़रों में सबसे कमज़ोर मुल्क था अब बहुत ताकतवर हो चुका था। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था तो चाइना के अंदर दो पार्टीज के दरमियान कुछ सिविल टेंशन्स बढ़ गए थे। एक तरफ नेशनलिस्ट जिसका लीडर चियांग के-शेक था और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट जिनका लीडर माओ जेडोंग था। तो 1949 में आखिरकार कम्युनिस्ट जीत गए और माओ जेडोंग ने चाइना का लीडर होके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दी। और चाइना में जो नेशनलिस्ट रह गए थे वो सब ताइवान की तरफ चले गए। उस वक्त दुनिया में दो ब्लॉक्स थे, एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट ब्लॉक था। तो चाइना में जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई थी तो उसने सोचा कि क्यों ना हम सोवियत यूनियन के इस कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करें, और बिलाखिर चाइना ने अपना डिसीजन दिया और सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया। सोवियत यूनियन ने चाइना को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सपोर्ट दिया और चाइना कोरियन वॉर में अमेरिका के खिलाफ लड़ने लगा। तो अमेरिका ने चाइना को अलग करके यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का सीट ताइवान को दे दिया। बट चाइना को अब पता चल गया था कि अमेरिका हमेशा मुल्कों को आइसोलेट करके कमज़ोर करता है। तो चाइना ने फौरन ही अपने पहले न्यूक्लियर बम पर काम शुरू किया और 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर पावर बन गया। इसी दौरान चाइना और सोवियत यूनियन के दरमियान कुछ टेंशन्स आ गई। तो अब चाइना जो न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुका था, ना अमेरिका के साथ था और ना सोवियत यूनियन के साथ। तो अब अमेरिका ने चाइना और सोवियत यूनियन के इस क्लैशेस का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया और चाइना को अपने दोस्त के तौर पर देखने लगा। जिसके बाद यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का सीट अमेरिका ने ताइवान से लेकर चाइना को दे दिया। और 1972 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चाइना का दौरा किया, जो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक दौरा था। नाउ यहाँ से चाइना का असल गेम शुरू हो गया। जैसे ही माओ जेडोंग की हुकूमत ख़त्म हो गई तो चाइना में एक और लीडर सामने आ गया जिसका नाम था डेंग शाओपिंग, जिसने बिल्कुल ही अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह चाइना के लिए पॉलिसीज बनाई और चाइना को मॉडर्न आर्किटेक्ट बनाने पर काम शुरू किया। डेंग शाओपिंग ने
सबसे पहले चाइना का इकोनॉमिकल प्लान बनाया, जिसकी वजह से चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगे, जिससे चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और चाइना का ग्रोथ डबल डिजिट्स पर चला गया। अमेरिका ने इसी दौरान चाइना को स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि सोवियत यूनियन को प्रेशर में रखा जा सके और सोवियत यूनियन को कोलैप्स किया जाए। इस कोल्ड वॉर के एंड पर अमेरिका दुनिया का वाहिद सुपर पावर बन गया। लेकिन चाइना ने भी अपनी जगह बना ली थी एज द राइजिंग पावर, जो अगले डिकेड्स में अमेरिका को चैलेंज करने वाला था। अब यहाँ रशिया, जो सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा स्टेट था, चाइना के साथ बेहतरीन ताल्लुक बनाने के लिए उनके करीब हो गया और 2001 में चाइना और रशिया ने एक ट्रीटी भी साइन कर ली, विच इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ नाइबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन। मतलब कि अब हम दुनिया में सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त के तौर पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। बट अमेरिका भी चाइना को अपने करीब करना चाहता था, तो अमेरिका ने अपने एलाइज के साथ मिलकर चाइना को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम किया। अब चाइना ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी इतनी बढ़ाई कि चाइना दुनिया के लिए एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया और चाइना का इन्फ्लुएंस दुनिया के मार्केट में इतना बढ़ गया कि हर एक प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना होता था और चाइना की इकोनॉमी इतनी बूस्ट हो गई कि 2010 तक चाइना ने दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमीज इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा बड़ा इकोनॉमी बन गया। अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और ये सोचने लगा कि ये तो हमारा फ्यूचर चैलेंजर बन गया। बट अमेरिका भी किसी से कम नहीं था और वो उसी वक्त अफगानिस्तान वॉर में था और चाइना की बिल्कुल करीब था। एंड इट्स वेरी क्लियर कि वॉर में हमेशा फ़ायदा वेपन्स कंपनीज को होता है, जो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिका का इकोनॉमी भी मतलब स्टॉप नहीं, ऊपर जा रहा था। अब यहाँ 2013 में शी जिनपिंग चाइना का प्रेसिडेंट बन गया और उसने आते ही यूरोप, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया को लिंक करने का प्लान बनाया, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसी के थ्रू चाइना इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड रोड्स बनाना चाहता है। और इसी BRI प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। नाउ 2015 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दुनिया में एक नई ब्लॉक बनाने का आगाज किया और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर रशिया की सिटी उफा में SCO का समिट किया, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि अब इंडिया और पाकिस्तान को SCO का फुल मेंबरशिप दिया जाए। ये SCO समिट पहली बार चाइना की सिटी शंघाई में हुआ था, जिसकी वजह से इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इसमें शुरू में चाइना और रशिया के अलावा कुछ ही कंट्रीज थे, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, जिसमें सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर काम किया। और चाइना और रशिया के दरमियान रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया दैट वी आर नॉट एलाइज, वी आर मोर देन एलाइज। बट जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान SCO के मेंबर्स बने, तो उसी टाइम अमेरिका में एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, जिसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, जिसने आते ही चाइना पर इतने हाई टैरिफ्स लगाए कि चाइना ने रिटेलिएट करके अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ्स लगाए, जिसकी वजह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड वॉर शुरू हो गया। अब चाइना ने फैसला कर लिया कि डॉलर मोनार्की को ख़त्म कर देना चाहिए, तो उन्होंने अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम के अल्टरनेट अपना एक बैंकिंग सिस्टम मुतारिफ करने का फैसला किया, SCO बैंक, ताकि यहाँ हर कोई अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर सके, जिसकी वजह से US डॉलर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। और ये बात चाइना ने ब्रिक्स में भी किया है कि हम ट्रेड तो करेंगे लेकिन अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे, ताकि हमारी करेंसी बूस्ट होके डॉलर के मुकाबले में खड़ा हो सके। इसी तरह चाइना एजुकेशन, मिलिट्री, ट्रेड और बड़े बड़े सेक्टर्स में अमेरिका का मुकाबला कर रहा है और इवन कई चीज़ों में अमेरिका को पीछे भी छोड़ दिया है। क्लीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों के दरमियान इतना सख्त जंग चल रहा है कि अगर अमेरिका के पास कोई चीज़ है तो चाइना के पास ज़रूर उसकी अल्टरनेट होगी। जस्ट लाइक
अमेरिका के पास अमेज़न है तो चाइना के पास अलीबाबा, और इसी तरह अमेरिका के पास आईफोन है तो चाइना के पास हुआवे। और जब अमेरिका ने दुनिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस किया तो चाइना ने बहुत जल्द एआई का अपना वर्जन डीप सीक इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि हम अमेरिका से पीछे ना रह सके। नाउ 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हुकूमत में आ गया तो उसने टैरिफ्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, और ये टैरिफ्स इसी बार सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान और भी कई मुल्कों के लिए थी। इस नई टैरिफ्स की वजह से दुनिया का इंटरेस्ट अमेरिका में ख़त्म हो रहा है, और ये बहुत जल्द पॉसिबल है कि दुनिया बहुत जल्द एससीओ को ज्वाइन करके चाइना के हाथों में चला जाएगा। बट एससीओ में सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि चाइना किसी भी कंट्री को फोर्स नहीं करता और उन सबको अपने अपने पॉलिटिक्स कराने का हक देता है, जिसकी वजह से बाकी मुल्कों की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है और दुनिया अमेरिका की पॉलिटिक्स से निकलकर एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड की तरफ जाएगी। अमेरिका की पावर क्या अमेरिका की बैड फॉरेन पॉलिसी की वजह से इफेक्ट तो नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही चाइना ने अपनी रिसेंट मिलिट्री परेड में बहुत खतरनाक ट्रूप्स शो किए, जिससे पूरी दुनिया को ये इशारा मिल गया कि चाइना अब सुपर पावर का मुकाबला कर सकता है, जिससे बहुत जल्द हमें ये देखने को मिलेगा कि सुपर पावर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अमेरिका या चाइना। सब्सक्राइब टू चैनल।